राजा रघुवंशी मर्डर केस दिन ब दिन उलझता ही चला जा रहा है, क्योंकि आज पुलिस की रिमांड में सोनम ने ऐसा रहस्यमय खुलासा कर डाला। इसके बाद यह कैसे तो और उलझ गया। जिस चीज को किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस केस में ऐसा भी हो सकता है, आखिरकार सोनम ने एक और बड़ा रहस्यमय राज उगल डाला। साथियों, आज हम ऐसे बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं जिसको तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिर राजा रघुवंशी मर्डर केस में यह भी शामिल है। और आखिर वजह है तो कुछ और ही थी कि यह मर्डर प्यार के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे तो कोई और ही वजह थी। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसमें प्यार, धोखे और मौत की काली छाया इस तरह से लिपटी हुई है कि आपकी रूह कांप जाएगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। सोनम और राजा का रिश्ता, जो शादी के पवित्र बंधन से जुड़ा था, एक खूनी अंजाम तक पहुंचा। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इंसान प्यार में इतना अंधा हो सकता है, या शायद यह प्यार था ही नहीं, कुछ और ही खौफनाक खेल खेला जा रहा था। जी हां, जिस सोनम की शादी राजा से हुई, वह अब तक इस पूरे केस की सबसे बड़ी साजिशकर्ता बनकर उभरी है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस में ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो आपको सन्न कर देंगे। शुरू में यह बात सामने आई थी कि राजा की मौत एक हादसा थी, लेकिन अब खुलासा हो चुका है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर था। और वह भी एक बार, दो बार नहीं, बल्कि 6 बार उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, जिनमें से 5 बार नाकाम रही, लेकिन 6ठी बार वे कामयाब हो गए। इसके अलावा अब यह भी बात सामने आ रही है कि इन सब के पीछे सिर्फ सोनम नहीं, बल्कि उसके भाई गोविंद का भी एक बड़ा हाथ था। अब यह कैसे और क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। आज हम सारे सबूत और पुख्ता तथ्यों का बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इस बड़ी और रहस्यमय कहानी को समझ पाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है और हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। जरा आप सोचिए कि कोई लड़की शादी के बाद अपने ही पति को मारने की साजिश रचती है, वह भी बार बार और हर बार एक नया तरीका ढूंढती है। यह कोई सामान्य मानसिकता नहीं हो सकती। यह कहानी तब शुरू हुई जब सोनम की सगाई राजा से हुई। शायद सगाई की अंगूठी पहनने के साथ ही सोनम के दिमाग में मौत की बिसात बिछाई जाने लगी थी। पहली कोशिश सगाई के ठीक बाद सोनम ने राजा को मारने की कोशिश की। तरीका क्या था, यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उसका इरादा जानलेवा था, मगर किसी वजह से वह कामयाब नहीं हुई। शायद राजा की किस्मत या सोनम की पहली बार की झिझक। जो भी हो, राजा बच गया। दूसरी कोशिश, गुवाहाटी का प्लान। सोनम ने हार नहीं मानी। इस बार उसने राजा को गुवाहाटी ले जाने का प्लान बनाया। वहां एक होटल में उसने कोई खूनी साजिश रची थी, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा थी और उसे मौका नहीं मिला। हर तरफ लोगों की आवाजाही ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। क्या वह इस बार भी कोई हादसा दिखाने वाली थी या कुछ और? रहस्य गहराता गया। तीसरी कोशिश, मेघालय की पहाड़ियां और सेल्फी पॉइंट। गुवाहाटी से नाकाम लौटने के बाद सोनम फिर मेघालय पहुंची। इस बार उसका प्लान और भी शातिर था। उसने सोचा कि मेघालय की पहाड़ियों में किसी सेल्फी पॉइंट पर वह राजा को धक्का देकर खाई में गिरा देगी। लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। अंधेरा हो चुका था और राजा पहाड़ियों पर जाने से मना कर रहा था। वह शायद थक चुका था या उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। हर बार सोनम के प्लान में कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, जैसे ऊपर वाला राजा को बार बार बचा रहा हो। यानी सोनम ने एक बार नहीं, बल्कि 5 बार राजा को मारने की कोशिश की और हर बार वह नाकाम रही। यह बताता है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि कई हफ्तों और महीनों से इसकी योजना बनाई जा रही थी। सोनम का मन पहले से ही राजा के खून से सना हुआ था, बस उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार 23 मई को दोपहर में उस राजा के परिवार ने बार बार नार्को टेस्ट की मांग की है। और यह मांग सिर्फ सोनम के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए की जा रही है, ताकि सच सामने आ सके। इस पूरे मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है, जो और भी चौंकाने वाला है।
कहा जा रहा है कि सोनम एक तांत्रिक के संपर्क में थी और उस तांत्रिक ने सोनम से कहा था कि अगर वह अपने पिता को ठीक करना चाहती है तो उसे एक पुरुष की बलि देनी होगी। शुरुआत में सोनम को यह सब बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उसी रास्ते पर चल पड़ी जैसा तांत्रिक ने उसे बताया था, और उसका अंत हुआ राजा की हत्या से। सचिन रघुवंशी ने यह बताया कि उनके भाई राजा को ही उस नरबलि के तौर पर मारा गया ताकि उसके पिता की सेहत ठीक हो सके, क्योंकि उनके पिता पहले 2 बार हार्ट अटैक झेल चुके थे। लेकिन जब से राजा की जान गई है तब से वे एकदम ठीक हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक 60 साल के बुजुर्ग को बचाने के लिए 28 साल के नौजवान को मार देना सही है? यह सवाल सिर्फ राजा के परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को बेचैन कर रहा है। क्या एक पिता की जान बचाने के लिए किसी मासूम की बलि चढ़ाना सही ठहराया जा सकता है? यह सवाल आपके जहन में भी तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन अब बात यहां पर नहीं रुक रही है दोस्तों। शक की सुई अब सोनम के भाई गोविंद पर भी घूमने लगी है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो यह कि गोविंद इस केस में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और बार बार राजा के परिवार के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन यह एक्टिंग है या सच्चा साथ, यह बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि गोविंद सिर्फ इसलिए राजा के परिवार के साथ दिख रहा है ताकि उसकी इज्जत समाज में बनी रहे और उसका नाम इस केस में न आए। लेकिन अब धीरे धीरे उसके कई ऐसे काम सामने आ रहे हैं जो उस पर शक गहराते जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि गोविंद पर शक क्यों गहराता जा रहा है। पहला कारण, राजा की हत्या के बाद जब सोनम गायब हुई तो सबसे पहले गोविंद ही था जिसने यह बात फैलाई कि सोनम किडनैप हो गई है। लेकिन उसने न तो यह खबर पुलिस को दी, न ही परिवार को समय पर बताया, बल्कि खुद ही गाजीपुर पहुंचा और लोकल पुलिस से बात कर सोनम को सुरक्षित भी करवा लिया। अब सवाल उठता है कि जब उसका बहनोई यानी राजा मारा जा चुका था, तब क्या उसे सबसे पहले पुलिस को और फिर राजा के परिवार को खबर नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं केस सोनम के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर न आ जाए। इसलिए उसने सारा कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेने की कोशिश की ताकि जो चाहे वह कर सके। लाखों रुपए और गहने गोविंद का राज छुपाने का खेल दूसरी बड़ी बात। जब राजा के गायब होने की बात सामने आई और पुलिस जांच में लग गई, तब भी गोविंद ने सोनम के अकाउंट के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि उसे अच्छे से पता था कि सोनम के पास एटीएम कार्ड था। उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि इतने पैसे कहां से आए। क्या सोनम ने खुद कमाए थे या फिर किसी से मिले थे, और अगर मिले थे तो किससे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। इसके अलावा सोनम जब मायके आई थी तो वह अपने सारे गहने साथ लेकर आई थी, जबकि वह यह दिखा रही थी कि उसका ससुराल से रिश्ता टूट चुका है और वह वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन 20 मई को वह फिर से राजा के साथ हनीमून के नाम पर निकल पड़ी और वह टिकट खुद गोविंद ने बुक किया था। जबकि शुरू में गोविंद बार बार मीडिया और पुलिस से कह रहा था कि टिकट राजा ने कराए थे ताकि लव ट्रायंगल की कहानी दबाई जा सके और यह दिखाया जा सके कि राजा ही सब कुछ तय कर रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, गोविंद के कारोबार पर भी सवाल उठने लगे हैं। उसकी बालाजी फर्म का नाम हवाला के लेन देन में आ रहा है और ऐसे में जब पुलिस और इनकम टैक्स की नजर उस पर पड़ सकती थी, तभी यह केस सामने आ गया। और ऐसा लग रहा है कि गोविंद ने जानबूझकर इस केस में एक्टिव होकर सबका ध्यान अपनी फर्म से हटवाने की कोशिश की और यह दिखाने की कोशिश की कि वह एक ईमानदार और भावुक भाई है जो अपनी बहन को बचाना चाहता है। लेकिन अब जब पुलिस उसके हर बयान को क्रॉस चेक कर रही है तो लगातार झूठ सामने आ रहे हैं। एक बार वह कहता है कि सोनम 14 तारीख को मायके आई, फिर कहता है 16 तारीख को आई। एक बार कहता है कि टिकट राजा ने कराए, फिर कहता है मैंने कराए थे। बार बार बयान बदलना और खुद को बचाने की कोशिश करना यही दिखाता है कि कुछ तो है जो वह छुपा रहा है। अब बात करते हैं पुलिस की अगली कार्यवाही की, क्योंकि पुलिस को भी अब यह एहसास हो चुका है कि सोनम अकेले यह सब नहीं कर सकती थी। चाहे वह तांत्रिक से जुड़ना हो, नरबली की बात मानना हो या फिर हनीमून के नाम पर राजा को फंसा कर ले जाना, हर स्टेप पर कहीं ना कहीं सोनम को सपोर्ट मिला है और वह सपोर्ट या तो उसका परिवार कर रहा है या फिर खासकर उसका भाई गोविंद। इसलिए अब मेघालय पुलिस गोविंद से भी पूछताछ करने की तैयारी में है और बहुत जल्द उसे समन भेजा जा सकता है और अगर उसने सही जवाब नहीं दिए तो गिरफ्तारी भी हो सकती है।
दोस्तों, इस पूरे केस का सबसे डरावना एंगल यह है कि सोनम ने नरबली जैसी बात को कितनी गंभीरता से लिया था और इसके लिए उसने राजा को चुन लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या सोनम पहले से ही राजा को सिर्फ एक बलि का बकरा समझ रही थी? क्या उसकी पूरी शादी ही एक प्लान का हिस्सा थी? क्योंकि अगर सगाई के तुरंत बाद ही उसने राजा को मारने की कोशिशें शुरू कर दी थी, तो क्या यह रिश्ता कभी सच्चा था या फिर यह सिर्फ एक ढोंग था ताकि शादी के बाद एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसे बलिदान के तौर पर चढ़ाया जा सके? और अगर वह बीमार नहीं है और यह सब जानबूझकर कर रही थी, तो फिर यह साजिश बन जाती है, जो कि हत्या के लिए गंभीर अपराध है और इस पर फांसी तक की सजा हो सकती है। 23 मई को मेघालय के चेरापूंजी में एक झरने के नीचे फिर ऊपर आने के बाद राजा कुशवाहा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आपने यह कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस केस में सिर्फ सोनम और राज के साथी ही इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे तो कोई और ही निकला। मास्टर प्लान तो कोई और ही था। सोनम ने राज और उसके साथियों को सिर्फ मोहरा बनाया था। सोनम राज से प्यार करती ही नहीं थी, उसको तो सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया गया था। यह कैसे? अब इतना उलझ चुका है कि जैसे जैसे यह कैसे खुल रहा है, वैसे वैसे उलझता ही जा रहा है। जी हां, इस केस में एक नया मोड़ लिया है और अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तल जमीन खिसक जाएगी। साथियों, आपको बता दें कि जहां यह मरका डर किया गया, वो इलाका एक दूरस्थ इलाका है, आबादी से कोसों दूर। चारों ओर सिर्फ हरियाली, पहाड़ और नीचे एक डरावनी अथाह गहरी खाई है। यहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं। यह एक प्रसिद्ध झरना है जहां आने वाले टूरिस्टों को गाइड अक्सर बताते हैं। इसमें 3000 सीढ़ियां उतरनी और चढ़नी पड़ती हैं, जिसमें कम से कम 4 घंटे लगते हैं। इंसान थक कर चूर हो जाता है। 21 और 22 मई को सोनम अपने 3 कातिलों के साथ लोकेशन तलाश रही थी। 2 लोकेशन मिली, लेकिन मौका नहीं मिला। मौसम ने साथ नहीं दिया और वो परेशान हो चुकी थी। उसका सब्र जवाब दे रहा था। आखिर 23 तारीख को एक गाइड से उसे इस झरने के बारे में पता चला। जब उसने पूछा कि झरने के आसपास क्या है, तो जवाब मिला, वहां बिल्कुल सन्नाटा है। यही वो जवाब था जिसने सोनम की आंखों में एक चमक ला दी। क्या यही वो सुनसान जगह थी जहां उसकी भयानक योजना अंजाम दी जा सकती थी? या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था जिसे सोनम ने एक मौके में बदल दिया? 23 मई की दोपहर सोनम, उसके 3 कातिल और 5वां शिकार राजा कुशवाहा इसी जगह पर पहुंचते हैं। यह जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी है, मौत को अपनी गोद में समेटे हुए। घुमावदार वादियां, हरियाली से भरे पहाड़ और नीचे एक गहरा झरना। यहां एक सेल्फी पॉइंट भी है जहां रेलिंग लगी हुई है। यह रेलिंग सिर्फ सेल्फी के लिए नहीं, बल्कि उसके ठीक नीचे एक ऐसी खाई है जहां से किसी इंसान को नीचे फेंकने में 30 सेकंड से 1 मिनट लग सकता है। एक ऐसी गहराई जहां से शायद ही कोई लौट पाए। जब ये लोग यहां पहुंचे तो पहली नजर में ही कातिलों और सोनम को यह जगह पसंद आ गई। उन्हें लगा कि आसपास कोई नहीं है। गाइड ने पहले साथ चलने को कहा था, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर गाइड साथ होता तो कत्ल करना नामुमकिन था, साजिश पकड़ी जाती। उसने राजा को समझाया कि उन्हें रास्ता पता है, क्योंकि जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं। यह एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट था, इसलिए सोनम और राजा एक स्कूटी पर बिना गाइड के वहां पहुंच गए। नीचे उतरने और फिर ऊपर आने के बाद राजा कुशवाहा को वॉशरूम जाना था। आसपास कोई वॉशरूम नहीं था, इसलिए उसे खुले में जाना पड़ा। उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या सोनम की शातिर चाल का हिस्सा, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया गया था? राजा जैसे ही एक कोना ढूंढने गया, तीनों कातिल धीरे से उसके पीछे पहुंच गए, जैसे मौत के दूत अपने शिकार की ओर बढ़ रहे हों। और ठीक उसी वक्त पीछे से आकाश ने राजा कुशवाहा के सिर पर पहला वार किया। वह वार इतना तेज था कि राजा संभल भी न पाया। जब वह पलटा तो उसके सिर पर दूसरा वार हुआ और वह गिर पड़ा, जमीन पर लहूलुहान होकर तड़पने लगा। इतनी देर में सोनम को एहसास हो गया था कि काम हो चुका है। वह दूर खड़ी थी, लेकिन अब पास आ गई। उसकी आंखों में कोई शिकन नहीं थी, बस एक अजीब सी चमक थी। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने इस बात से इनकार किया कि राजा ने अपनी आंखों से उसे कातिलों के साथ देखा था। उसने कहा कि वह दूर थी,
लेकिन तीनों कातिलों ने एक और भयावह रहस्य खोला। हाँ, जब दूसरा वार किया और वह नीचे गिरा हुआ था, तब भी उसकी आंखें खुली हुई थीं और तब तक सोनम पास आ चुकी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? राजा कुशवाहा ने मरने से पहले सोनम को अपनी आंखों से देखा था, अपनी ही पत्नी को अपने कातिलों के साथ खड़ा देख रहा था। शायद जब वह मरा, तब तक उसे यकीन हो चुका था कि उसकी मौत की कहानी किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी बीवी ने लिखी है, जिसके साथ वह हनीमून मनाने इतनी दूर आया था। उसकी आंखों में दर्द, धोखा और विश्वासघात का वो अंतिम दृश्य हमेशा के लिए कैद हो गया होगा। उसके बाद राजा ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इसके बाद चारों ने मिलकर सबसे पहले राजा को नीचे से उठाकर रेलिंग के ऊपर बने चबूतरे पर रखा। फिर चारों उसके ऊपर खड़े होते हैं, लाश को उठाते हैं, धक्का देते हैं और फिर उस रेलिंग के ऊपर से सीधे नीचे खाई में फेंक देते हैं। राजा का बेजान शरीर हवा में गोते खाता हुआ 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर उस अथाह खाई में कहीं गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सोनम की मदद इसीलिए जरूरी थी। इस खाई की गहराई इतनी है कि उस तरफ न झरना है न कुछ और, सिर्फ सुनसान झाड़ियां और जंगल है। यहां कोई टूरिस्ट या स्थानीय व्यक्ति भी नहीं जाता। उन्होंने इसीलिए लाश को नीचे फेंका था, एक ऐसी जगह जहां मौत का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इस जगह को यूं ही अचानक कत्ल के लिए नहीं चुना गया था। जब उन्होंने देखा कि वाकई यहां खाई गहरी है और जहां लाश गिरेगी वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता या पगडंडी नहीं है, तभी सोनम को ऐसी ही जगह चाहिए थी। राजा कुशवाहा ने उसे ऐसी जगह के बारे में बताया था। उन्हें लगा कि यह सबसे अच्छी जगह है जहां से लाश कभी बरामद नहीं होगी। जंगल है, जानवर हैं, लाश गायब हो जाएगी, जानवर खा जाएंगे। लाश फेंकने के बाद उन्होंने तसल्ली की, नीचे झांका और जब उन्हें यकीन हो गया कि इतनी गहराई में लाश कौन ढूंढेगा, तो उनका मकसद पूरा हो गया। उनका लक्ष्य ही यही था कि लाश ऐसी जगह फेंकी जाए जहां से कभी पता ही न चले कि कोई जिंदा है या मर चुका है। यह एक परफेक्ट मर्डर का सपना था जिसे सोनम ने देखा था। यह सब करने के बाद वे चारों वहां से निकल गए, एक खौफनाक साजिश को अंजाम देकर। सोनम अब बेफिक्र थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कत्ल जिस तरीके से करना था उसका एक ही मकसद था, लाश बरामद न हो ताकि उसे कभी पकड़ा न जा सके। और उस जगह को देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब बरामदगी नहीं होगी। फिर वही कहानी चलेगी कि राजा गायब हो गया, क्रिमिनल ने पकड़ लिया, कहीं ले गए, किडनैप हो गया, और यही कहानियां चलती रहेंगी। वह यही सोचकर वहां से निकली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। साथियों, सोनम ने कहा कि 23 मई आखिरी मौका था। 24 को राजा कुशवाहा कह रहा था कि अब मुझे इंदौर जाना है। मम्मी ने भी बोल रखा है कि अब आ जाओ। उसे भी यह था कि अब लौटना है, तो यही एक चांस था, यही मौका था जो सोनम गंवाना नहीं चाहती थी, और इसी मौके के तहत उसने राजा को मार डाला। हाँ, बस बाकी जितने कातिल और क्रिमिनल हैं, उनके साथ वही गलती उसने की कि लाश मिलेगी नहीं, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। पर ऐसा होता नहीं है। हर कातिल, हर क्रिमिनल को यही गुमान होता है कि उसने परफेक्ट, फुल प्रूफ प्लान किया है। लेकिन इतनी गलतियां, और आज के दौर में तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई अगर यह सोचे भी तो बेवकूफ है। यह सिर्फ उनका भ्रम था जो आखिरकार टूट गया। दोस्तों, अब पुलिस की जांच सोनम के माता पिता की ओर भी बढ़ रही है, क्योंकि राजा के परिवार का आरोप है कि पूरे परिवार को इस बात की जानकारी थी और सबने मिलकर ही यह प्लान बनाया था। घर में तांत्रिक गतिविधियां होती थीं, ज्योतिष से सलाह ली जाती थी और पूजा पाठ में अजीब किस्म की क्रियाएं की जाती थीं। अगर यह बात साबित हो जाती है कि सोनम के माता पिता भी इस प्लान का हिस्सा थे, तो फिर पूरा परिवार कानून के घेरे में आ जाएगा, और फिर यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहेगा, बल्कि एक संगठित हत्या का केस बन जाएगा, जिसमें काले जादू के नाम पर एक मासूम की जान ले ली गई। इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि राजा एक अच्छा लड़का था जो अपने हनीमून के सपनों में था। वह अपनी पत्नी के साथ नया जीवन शुरू करने जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी जान लेने का प्लान बनाए बैठी है, और जिस साले पर वह शायद विश्वास करता था, वह भी कहीं ना कहीं उस प्लान में शामिल था। अब ऐसे में राजा का परिवार बार बार यही कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और सिर्फ सोनम को नहीं, उसके पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए।
अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है और क्या सोनम के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और बाकी सबूत इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह मर्डर पहले से प्लांट था या फिर कोई अचानक लिया गया फैसला था। लेकिन अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, वो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि यह सब कुछ पहले से तय था और सिर्फ एक मौका मिलना बाकी था। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।